नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्विक क्वेरीज पर भी करेंगे फोकस। लेकिन पहले बात करेंगे कॉटन की। दरअसल सीओसीपीसी ने कॉटन उत्पादन का दूसरा अनुमान जारी कर दिया है और सीओसीपीसी ने सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में पैदावार और उत्पादन घटने का अनुमान जताया है। क्यों कम हुआ कॉटन का उत्पादन, कॉटन की मांग कितनी रहेगी, दामों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर करते हैं बातचीत। डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया हमारे साथ मौजूद है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं इन पर आपके कमेंट्स क्या हैं? कितनी पैदावार घटने का अनुमान है, कैसी ओवरऑल प्रोडक्शन रह सकती है, किस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? नमस्कार। देखिए, जो गुजरात के जो मेन जो अभी सीओसीपी मीटिंग में जो उत्पादन के फिगर्स की अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें 3-4 लाख गांठ इन्होंने कमती की है एज कम्पेयर टू दी नवंबर फिगर्स। बट ज्यादा इसमें कमती हुआ है गुजरात के अंदर। 88 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 71-72 लाख किया है। देयर इज अ लॉस ऑफ अबाउट 15 to 16 लाख। अभी ये 2-3 कारण के है, लॉसेस के कारण है, बट नॉट गोइंग इनटू दैट। इससे क्या इम्पैक्ट होएगा? यस, देयर वुड बी एन इम्पैक्ट, बिकॉज अभी तो फिलहाल इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, पर आगे जाके इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त के अंदर इम्पैक्ट आना चाहिए। तो मिलों के पास अभी तो माल पड़े हैं, मिलों ने कवर भी की है, इंपोर्ट भी किया है, सीसीआई से माल भी लिया है। लास्ट 10 दिन में 10 लाख गांठ बिकी है सीसीआई की। तो दैट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ सम पोर्शन, सम एट लीस्ट अबाउट 1 month or 1.5 months फॉर लॉट ऑफ मिल्स हु हैव बॉट दैट कॉटन। सो जून जुलाई के अंदर मेरा ये मानना है कि इसमें डिमांड शॉर्टेज की महसूस होना चालू हो जाएगा। जहां तक प्राइस का सवाल है, आई थिंक वी आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड फ्रॉम हियर वी कैन ओनली सी अपसाइड, बट दैट विल बी टोटली लिंक्ड विद डिमांड। ये डिमांड के ऊपर ही लिंक्ड होएगा, क्योंकि आज डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबली कहीं पे भी देखिए डिमांड नहीं है। डोमेस्टिक को छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है जितना प्रोडक्शन है, बट ग्लोबल डिमांड जब तक ग्लोबली नहीं आएगी, एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर 2nd of April। 2nd April में क्या आता है, यूएस की टैरिफ में क्या आता है, डू दे हैव एनीथिंग, एनी अनाउंसमेंट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, सो दैट इज टू बी सीन। अच्छा, फिर मौजूदा स्थिति में हमने प्राइसेस, जी बताइए, क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है 2 अप्रैल से? इसका प्राइस क्या बोले जी आप? जी अरुण जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो आप बता रहे थे कि अब क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या अनाउंसमेंट आती हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, एक्सपेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूएसए। बट अगर मार्केट्स यूएसए में थोड़ा भी अगर उन्होंने प्लस माइनस कर दिया इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, इट विल हैव अ वेरी मेजर इम्पैक्ट, बिकॉज इंडिया से एक्सपोर्ट आपको होम टेक्सटाइल्स काफी बड़े रूप में होता है, आपके गारमेंट्स काफी बड़े रूप में होता है। सो मेरे हिसाब से तो टेक्सटाइल सेक्टर को अगर कोई बेनिफिट आ गया, देन द मार्केट्स विल जूम एंड डिमांड विल पिक अप, बिकॉज एंड द वैल्यू चेन जितना भी है वो सप्लाई चेन पूरा खाली है, एंड सप्लाई चेन को पिकअप करने के लिए आई थिंक डिमांड काफी अच्छी आनी चाहिए। अगर कोई दे डोंट मेक एनी चेंजेस इन दी टैरिफ। ओके। प्राइसेस पर क्या ऐसे में क्या आउटलुक है आपका अरुण जी? प्राइजेस जैसे मैंने कहा कि वी आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, सो आई डोंट, मेरे को ये नहीं लगता है कि इधर से कोई प्राइजेस नीचे जाने की संभावना है। इवन इंटरनेशनली आप देखोगे आइस भी चल रहा है, वो 64-66 सेंट्स के रेंज में ही चल रहा है। सो ये कहना बड़ा I would be pretty confident कि we are at the bottom, even in ICE and even in domestic market, unless and until and the government cannot afford to make major changes in the textile sector, क्योंकि सबको टेक्सटाइल कपड़े चाहिए, सबको टॉवल चाहिए, सबको शीटिंग चाहिए, everything is needed। तो यहाँ से तो ऊपर जाने की संभावना है, नीचे जाने की और संभावना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 7 सालों में लोअर लेवल्स पर रह सकता है, 295 लाख बेल्स का जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है, आपको क्या सही लग रहे हैं ये नंबर्स? और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली फिर तो ये एक मेजर ड्रॉप होगा, क्योंकि पिछले साल हमने 327-328 लाख बेल तक का उत्पादन देखा था। तो कहीं ना कहीं क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि एक डिकेड लॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि यील्ड बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यील्ड कमती हुए हैं
बट मेनली कमती हुए आपके इन गुजरात के अंदर डैमेज हुआ क्रॉप. So I would not relate this to yield, but it is damaged because of weather. And weather काफी खराब रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर में, उससे कारण वजह क्रॉप कमती होने की संभावना है. महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखोगे खानदेश एरिया के अंदर काफी क्रॉप में डैमेज हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, आपका पंजाब में काफी डैमेज हुआ है. तो बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि 294 295 के आंकड़े आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को थोड़ा कमती लग रहा है. बिकॉज आई एम स्टिल होपफुल कि वी विल लुक एट अबाउट 300 से 305 लाख गार्ड की क्रॉप होने की संभावना है. बट अगेन इट्स अ वेरी टू अर्ली टू से नाउ, बिकॉज माल अभी भी आ रहा है, अराइवल्स आ रही है. तो देखिए क्या होता है. ओके अच्छा, क्विकली एक चीज और अरुण जी, कितनी लाइकली, चलिए ठीक है डिमांड तो इम्पोर्टेंट है ही, पॉलिसीज इम्पोर्टेंट है, यूएस में किस तरीके की डिमांड निकल कर आएगी वो एक चीजें अहम रहेंगी, लेकिन जिस तरीके के प्रोडक्शन नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि क्रॉप्स गुजरात में स्पेशली खराब हुई हैं, कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि इस बार शायद इंपोर्ट्स भी करने पड़े अगर डिमांड पिक होगी तो? क्या लगता है आपको? सो इम्पोर्ट तो अभी इस टाइम वी आर एट मतलब काफी हाई फिगर पे, अपने 30 लाख गार्ड की एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेट भी 30 लाख गार्ड का किया हुआ है. तो इट इज ऑलरेडी हाई. अभी 30 से ज्यादा कितना हो जाएगा, 10 लाख और ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा होने की संभावना कमती है. अभी दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट टेरिफ वॉर के अंदर अगर यूएस के प्रेफरेंस देते हुए इम्पोर्ट के लिए, तो इट कैन मेक अ गेम चेंजर, बिकॉज देन यूएस की ज्यादा इम्पोर्ट हो जाएगी और अदर वेराइटीज की इम्पोर्ट कमती हो जाएगी. तो अभी ये सब कहना मुश्किल है, बट यस इम्पोर्ट इज देयर टू स्टे. 30-40 लाख गार्ड हिंदुस्तान में इम्पोर्ट होने की संभावना काफी है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस. ओके चलिए, शुक्रिया अरुण जी आने के लिए शो में और इस खबर पर अपने व्यूज भी शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. चलिए, तो ये तो बात कॉटन की हुई और फिलहाल डिमांड तो इम्पैक्टेड है ही, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी. और जैसे कहा अरुण जी ने भी कि अब यूएस की पॉलिसीज कैसे रहेंगी उससे पता लगेगा कि ओवरसीज डिमांड, स्पेशली यूएस से डिमांड कैसे आती है. लेकिन गुजरात में नुकसान हुआ है मौसम की वजह से, और इस वजह से पैदावार इस बार कम रह सकती है. एंटिसिपेट तो किया जा रहा है कि 7 साल में लोअर कॉटन प्रोडक्शन इस बार रहने की पॉसिबिलिटी है. वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई, क्विकली उनका एक कमेंट ले लेते हैं कॉटन पर, उसके बाद लेंगे ब्रेक. वंदना, आपकी राय क्या है कॉटन प्राइसेस पर? दीपाली, यहाँ पे बिल्कुल लोअर साइड ट्रेड हो रहा है, चाहे वो अपना एमसीएक्स है, चाहे यहाँ पे आप देखा जाए तो कॉमेक्स है. मेरे ख्याल से सीबॉट में भी यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेडिंग बनी है, अब एक रिवर्सल आना चाहिए और ऊपर की तरफ प्राइसेस 72.5 से लेके 75 सेंट्स तक जा सकते हैं. घरेलू बाजार की बात की जाए, मैं चार्ट देख रही थी, 52,700 के करीब कॉटन कैंडी है. और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से न्यूज आ रही है, प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है, धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा और सीजनल डिमांड आता है तो 55,000 मतलब 2,000 पॉइंट ऊपर तक का जो भाव है वो इमीडिएट आता हुआ हम देख सकते हैं कॉटन में. ओके ठीक है, चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो लेंगे स्ट्रैटेजीज, क्विक क्वेरीज को भी करेंगे शामिल. चलो वापस आते हैं. आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल. वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है. वंदना, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. जी दीपाली, आज मुझे कॉपर में सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, तो 905 के करीब सेलिंग एडवाइस रहेगी. 900 से लेके 898 तक का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना होगा 907 का. दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल में वेनेजुएला और ईरान पे सैंक्शन की वजह से एक तेजी आ रही है, तो 5960 पे यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है. 6010 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5940 का. एग्री में मुझे लग रहा है कि एक काउंटर है जहां फिर से बाइंग रिटर्न आ रही है, ये है ग्वार काउंटर. 10,300 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है. 10,450 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,240 रुपए का. ओके तो चलिए, ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वंदना की तरफ से. और अब बात करते हैं क्विक क्वेश्चंस की. पहले सवाल ले लेते हैं. सतीश कुमार ने बिहार से एक सवाल भेजा है. सोने पर 2 लॉट 87,200 के भाव पे खरीदा है, क्या करें, जानना चाहते हैं. वंदना बताइए. 87,200 अभी ये इन द मनी है और 400 ऊपर है, और मुझे लग रहा है कि सोने में एक करेक्शन अब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है. यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगी, और मुझे लग रहा है कि नीचे प्राइसेस अगर 87,6,800 के करीब आता है तो फिर से इन्हें एक बार फ्रेश बाइंग करनी चाहिए. रंजन सिंह ने अगला सवाल भेजा है बिहार से चांदी पर, और इनकी पोजीशन सिल्वर में है. 97,800 की इनकी बाइंग है. 1 लॉट इन्होंने लिया हुआ है, क्या करें इस पोजीशन में?
ये लगभग 1800 ऊपर है इनके बाइंग प्राइस से। और सिल्वर और गोल्ड में हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ भी देखा था, अभी एक बाउंस बैक है। मुझे लग रहा है कि 99,800 के करीब एक बार इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और डेटा खराब है, डेटा खराब से हो सकता है कि चांदी में जो बढ़त है वो थोड़ी थमती नजर आए। तो अब जब बाइंग करेंगे तो वो करेक्शन पे बाइंग करें, और ये लेवल्स होना चाहिए 97,500 से लेके 97,000 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए सिल्वर पर। बात करते हैं जिग्नेश पटेल से, सूरत से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल है कॉपर पर एक लॉट खरीदना है, दाम कम होंगे या इन्हीं भाव पर ले लें, क्या सजेशन? इसमें मेरी सलाह रहेगी, काफी रैली ओवर स्ट्रेच्ड है और इस पर करेक्शन आना चाहिए। करेक्शन इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो नीचे की तरफ मैं प्राइसेस आता हुआ देख रही हूँ 896 से लेके 897 तक। फिलहाल अगर उन्हें सेलिंग पोजीशन लेनी है वो ले सकते हैं, उन्हें बाइंग में ही जाना है तो एक बार 896 897 जोन का आप वेट करिए, वहां पे आता है तो बाइंग करिए। आपका टारगेट होना चाहिए 907 910 का, और स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 892 का। तो मेरे ख्याल से बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो करेक्शन के बाद ही यहाँ पे आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, बात करते हैं अजय सिंह से, नोएडा से। इन्होंने सवाल भेजा है क्रूड पर 2 लॉट 5890 के प्राइस पर खरीदे हैं, जाना चाहते हैं क्या करें, बताइए सजेशंस। मुझे लग रहा है कि 6000 से लेके 6020 के करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। इनका इन द मनी कॉल है, और 6000 के करीब मैं इन्हें सलाह दूंगी कि एक बार प्रॉफिट को बुक करिए। आज क्रूड का भी डेटा है, तो क्रूड के डेटा में अगर यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ के आती है तो अपसाइड यहाँ पे केप्ड हो जाएगा। तो 5995 तक मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है, 6010 तक भी इनफैक्ट जा सकता है। तो वहां तक के लिए वेट करिए और फिर सेफली यहाँ पे प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। ओके, विकास का सवाल है अगला, बेंगलुरु से नेचुरल गैस पर एक लॉट 310 के भाव पे खरीदा है, क्या करें? ये महीना है जब यहाँ पे इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ती है, क्योंकि इंजेक्शन मतलब स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी करेक्शन यहाँ पे फिर से आ सकती है। कल भी करेक्शन आया है, करेक्शन मोड में ये कमोडिटी है, अभी इनकी खरीद से ऊपर है। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पे 326 तक के लेवल्स आता हुआ दिखे। तो आप यहाँ पे सेफली प्रॉफिट बुक करिए। अगेन आपको कोई पोजिशन क्रिएट करनी है तो नीचे की तरफ 313 315 मिलता है, तब फिर से बाइंग करिए। ओके, बात करते हैं रितेश सोनी की। इन्होंने झांसी से सवाल भेजा है, हल्दी पर एक लॉट 12,950 के भाव पे खरीदा है, क्या करें इस पोजीशन में? जो रिकवरी दिखी है हल्दी में, कितनी सस्टेनेबल है और इनके लिए क्या सजेशन? मुझे लग रहा है कि इन्हें प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए। 12,500 पे इन्होंने लिया है, 13,236 के करीब है। अभी जो हाई लगी थी 13,700 के करीब लगी थी। हल्दी में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यील्ड की यहाँ पे कमी हुई थी और एक्सपोर्ट अच्छा रहा था, ये सारे रीजन से बढ़ने के। अभी अगर यहाँ पे हल्दी बढ़ता भी है तो यहाँ पे मैं 13,800 तक का टारगेट देना चाहूंगी। वहां पे हल्दी आती है तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए। और मुझे लग रहा है कि फिर से अगर एक्यूमुलेट करना है तो इन्हें एक बार 12,900 से लेके 13,000 तक का लेवल मिल सकता है आने वाले समय में। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके सभी पोजीशंस पर जो सवाल हमने अभी शामिल किए। थैंक यू वंदना, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक इस पर आप लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।